आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों अपन जो चल रहा था, अपना जो टॉपिक चल रहा था, वो टॉपिक क्या चल रहा था, वो संविधान। और संविधान के अंतर्गत अपनों ने प्रस्तावना के बारे में जानकारी जो थी, प्रस्तावना के जो शब्द थे उनके बारे में अपनों ने जानकारी ले ली। अब पढ़ेंगे दोस्तों अपन भागों के एक विषयवार अध्ययन, यानी भाग जो भाग हैं उन भागों के अंतर्गत जो भी अनुच्छेद हैं उन सारे अनुच्छेदों के बारे में पढ़ते हुए, यानी 1 से लगाकर अपन 395 तक चलेंगे। उसमें सारे अनुच्छेद में पढ़ना जरूरी नहीं है दोस्तों, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, वो ही आपको मैं सारे पढ़ाऊंगा, लेकिन जो भी हैं वो आपको पढ़ने ही हैं। तो इन अनुच्छेदों को अपने नोट बनाते जाइएगा दोस्तों। आपको जो नोट्स बनवाऊंगा दोस्तों, ये ऐसे नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आपको सभी का ध्यान इधर मेरे ब्लैक बोर्ड की तरफ। और देखिए आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो भाग फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। और भाग फर्स्ट के अंतर्गत अब मैंने आपका जो इसका सब्जेक्ट यानी विषय जो लिखवाया था, मैंने बताया था आपको संघ व उसके राज्य क्षेत्र, और इसके साथ में ही यहां पर लिखवाया था मैंने अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 तक। तो हेडिंग डाल दीजिए भाग प्रथम फर्स्ट। क्या विषय है इसका? संघ व उसके संघ व उसके राज्य क्षेत्र। संघ व उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद कहां से कहां तक है इसके भी दोस्तों? भाग फर्स्ट के अनुच्छेद बताए थे मैंने आपको, अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो ये इसके अंतर्गत दे रखा है भाग फर्स्ट के अंदर। अब पढ़ेंगे अपन अनुच्छेद फर्स्ट। तो हेडिंग डालिए अनुच्छेद पहला, अनुच्छेद प्रथम। तो अनुच्छेद प्रथम, अनुच्छेद प्रथम का विषय क्या कहता है? भारत जो है, यानी इसके अंतर्गत लिखना पे दोस्तों आप लिख लीजिए एक बार, भारत अर्थात इंडिया। अब भारत अर्थात इंडिया राज्यों का, भारत अर्थात इंडिया जो है वो क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ है। संघ कहा गया है यहां पर दोस्तों, भारत अर्थात यानी भारत जो है उसको संघ कहा गया है। इसके साथ में ही भारतीय संविधान के लिए एक शब्द उपयोग किया गया है। क्या शब्द उपयोग किया गया है? यानी भारतीय संविधान के लिए एक शब्द उपयोग किया गया है और उस शब्द का नाम है यूनियन। क्या शब्द उपयोग लिया गया है यहां पर भारतीय संविधान के लिए गए? यानी आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि यूनियन शब्द कौन से अनुच्छेद में और किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यूनियन किसके लिए किया गया है? भारत के लिए किया गया है। जबकि एक शब्द और होता है यूनियन जैसा ही शब्द है, और वो शब्द का नाम है फेडरल। फेडरल ये अपने यहां के लिए नहीं है, ये अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन वगैरह जो हैं उनके लिए ये फेडरल शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन भारत के लिए किसका किया जाता है? यूनियन का। भारत के संविधान के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी भारत जो है वो यूनियन, यानी क्या यूनियन क्या होती है? एक समझौता नहीं होता है, यूनियन सबकी बनी हुई होती है, तो उसके तहत है। यानी यूनियन शब्द जो है वो भारत के लिए प्रयोग किया जाता है, और फेडरल एक समझौते का परिणाम है। यानी कोई भी कार्य करना हो तो वहां पर समझौता करना पड़ता है। अगर ब्रिटेन में कुछ भी कार्य करना पड़ेगा तो सब जो जितनी भी पार्टियां हैं उनसे पूछना पड़ता है। लेकिन यहां पर जिसका प्रमुख अधिकार होगा, जिस पार्टी का यहाँ पर बहुमत होगा, उसी के द्वारा यहाँ पर कार्य किया जाएगा, यानी वो यूनियन है। और यहाँ यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया के लिए क्या है? इंडिया राज्यों का संघ है। यानी भारत और इंडिया जो है, भारत अर्थात इंडिया वो राज्यों का
संघ हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, भारत के लिए कहीं पर भी संविधान के अंतर्गत भारत शब्द न लेकर क्या लिया गया है, इंडिया शब्द लिया गया है। क्या शब्द लिया गया है, इंडिया, क्योंकि अपना संविधान जो है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। तो शब्द कौन सा है अपने भारत संविधान में, इंडिया, ना कहीं हिंदुस्तान भी नहीं है। ये तो अपन बोलते हैं हिंदुस्तान, बाकी शब्द जो लिखा गया है वो इंडिया है। तो यहां पर याद रखना, यूनियन भारत के लिए यूनियन एक समझौते का परिणाम नहीं है और फेडरल एक समझौते का परिणाम है। और इसी के साथ में भारत के लिए एक बात कही जाती है यही इस अनुच्छेद के अंतर्गत कि भारत में आने के रास्ते बहुत हैं। यानी यहाँ की नागरिकता आपको अगर स्वीकार करनी है तो वो आप कर सकते हो, ज़्यादा इसके लिए कोई कठिनाई नहीं है यहाँ की नागरिकता स्वीकार करने के लिए। या लेकिन यहाँ की नागरिकता स्वीकार करने के बाद में यहाँ से दोस्तों आपको जाना आसान नहीं है। यानी यहाँ की नागरिकता, भारत में आने के रास्ते बहुत हैं लेकिन जाने का रास्ता नहीं है। वो किसके लिए कहा गया है, अनुच्छेद 1 के लिए कहा गया। तो ये लाइन लिख दो। यहां आने के रास्ते, यहां आने के रास्ते बहुत, यहां ये लिख दो, यहां आने के दरवाजे, यहां आने के दरवाजे खुले हैं लेकिन जाने के दरवाजे लेकिन भारत के अंदर आने के दरवाजे तो बहुत हैं लेकिन जाने के दरवाजे बंद है। यानी आने के रास्ते तो हैं यहां पर, लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद पहला। अनुच्छेद दूसरा, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद नंबर 2 में क्या है, नए राज्यों का सम्मिलन। नए राज्यों का सम्मेलन। अगर कोई भी नए राज्य बनाने हैं तो आप नए राज्य बना सकते हो, यानी नए राज्यों का क्या कर सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो नए राज्यों का सम्मेलन, यानी अगर आपको कोई भी, जैसे अभी आपको अभी हाल ही में नया एक कार्य हुआ है जिसके अंदर आपने देखा ही होगा कि जम्मू कश्मीर जो एक नया राज्य था उसको क्या कर दिया गया, वहां से राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया और राज्य की श्रेणी से हटाकर जम्मू कश्मीर को, जम्मू और कश्मीर दोनों को जो थे उनको अलग कर दिया गया और वहां पर क्या कर दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया उनको। तो अभी वर्तमान में ही आपने देखा होगा, तो नए राज्यों का सम्मिलन करने का जो कार्य है वो किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत दिया गया है। यानी नए राज्यों का सम्मिलन कर सकती है। इसके अलावा सीमा परिवर्तन भी कर सकती है, सीमा परिवर्तन भी किया जा सकता है, लेकिन सीमा परिवर्तन करने के लिए इसकी एक प्रक्रिया होती है। सीमा परिवर्तन या नए राज्य का मिलन करना या नए राज्य से कोई गांव जिला उठा के इस दूसरे जिले के अंदर मिलाना या कोई गांव निकाल कर दूसरे जिले के अंदर मिलाना, राज्य के अंदर मिलाना, तो वो सारा एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत होता है। तो यहाँ पर होता क्या है, यानी कोई भी सीमा भी अगर परिवर्तन करनी है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया, इसकी प्रक्रिया समझ लीजिए पहले। इसके लिए प्रक्रिया क्या है आपकी, इसके लिए प्रक्रिया जो है वो है राष्ट्रपति से पूर्वानुमति। राष्ट्रपति से पूर्वानुमति, यानी यहाँ पे आपको अगर प्रक्रिया से गुजरना है तो राष्ट्रपति से, यानी आपको पूछना पड़ेगा पहले। किसी भी राज्य सरकार को अगर देखना है कि यहाँ से मुझे, जैसे कि एमपी से मुझे कोई गांव अपने राजस्थान में मिलाना है या राजस्थान से एमपी में कुछ मिलाना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको राष्ट्रपति से इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी कि मैं ये करना चाहता हूँ।
तो इसके लिए राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। दूसरी बात आती है, दूसरी बात आपकी प्रभावित होने वाले जिलों से अनुमति रहे या राज्यों से अनुमति। प्रभावित होने वाले राज्यों यानी जो राज्य इसमें प्रभावित हो रहे हैं उनसे आपको क्या लेनी पड़ेगी, पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। वहां के जो प्रधानमंत्री होंगे उनसे वहां की अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। और तीसरी बात आपकी, तीसरी बात राष्ट्रपति से पूर्वानुमति, प्रभावित होने वाले राज्यों से अनुमति। और तीसरी बात आती है एक निश्चित तिथि करनी पड़ेगी आपको, एक निश्चित तिथि, एक निश्चित तिथि रखनी पड़ेगी कि इस दिन तिथि के दिन अपन क्या करेंगे, इसके बारे में पूरी चर्चा कर लेते हैं, सबको मिला लेते हैं और बात कर लेते हैं। यानी मीटिंग की एक तिथि होती है, एक कोई भी अपन जैसे कि किसान आंदोलनों के अंतर्गत हमने पढ़ा था एक सम्मेलन की डेट होती है, उसी तरह से एक निश्चित तिथि रखनी पड़ेगी। और निश्चित तिथि के साथ में ही आपको चौथा जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, इस तिथि के बाद में इसे राज्य के अंदर, अपने ही राज्य के अंदर क्या करना पड़ेगा, औपचारिक रूप से औपचारिक रूप से पारित, औपचारिक रूप से पारित करवाना, यानी औपचारिक रूप से पारित करवाना होगा। यानी इसका याद रख लेना, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से उसे क्या करवाना पड़ेगा, आपको पारित करवाना होगा। तब जाके आपका क्या होगा, यह प्रक्रिया से गुजरेगा, तब जाके आपका नए राज्यों का क्या होगा, नए राज्यों का सम्मिलन किया जा सकेगा, तभी जाके आपका एक कानून बनेगा, यानी कि नए राज्य बनाए और बिगाड़े जा सकते हैं। इसीलिए भारत के लिए कहा जाता है कि यहां पर भारत के लिए कहा जाता है कि इस भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। यानी विनाश, या राज्य जो है इनका अलग अलग रूपों में विनाश हो चुका है दोस्तों, आपने देखा ही होगा, अलग अलग विनाश है। यानी अलग अलग आज कितने राज्य हैं अपने भारत में, 28 राज्य हैं। तो ये तो एक विनाश है, लेकिन एक विनाश, इतने विनाश होने के बावजूद ये सब क्या है, एक है, क्या है, थंब यानी भारत है। यानी इन सबको मिलाकर क्या बना हुआ है अपना भारत। 28 राज्य को बनाकर 28 राज्य, यानी पहले 29 थे, अब 28 हो गए। और साथ में कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों। कहीं आप याद मत रख लेना, एक तो पहले तो 7, उसके बाद बने 9, लेकिन 9 में से भी बाद में आगे जाकर आपका एक जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे दोनों को मिला दिया गया, और एक अब कुल टोटल जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 8 हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहां पर इस बार का एग्जाम का लगभग करंट अफेयर का यह प्रश्न बन सकता है कि वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं या कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा राज्य की श्रेणी से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया, रखा गया है। यह करंट का आपका क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। तो यह आपको दिमाग में सेट रखना है। तो यह बात आ गई, तो इसके लिए लिख लेना एक लाइन और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्यों का सम्मिलन यह हो गया सम्मिलन। और अब आता है अनुच्छेद 3, और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण, वो तो सम्मिलन हो गया, अब आता है नए राज्यों का निर्माण। तो यहां पर लिख दो नए राज्यों का निर्माण। और नए राज्यों का निर्माण की प्रक्रिया क्या है, यही प्रक्रिया है आपकी, यानी नए राज्य जो भी बनाने हैं वो इसी प्रक्रिया के द्वारा बनाने पड़ेंगे। राष्ट्रपति से पूर्वानुमति, प्रभावित होने वाले जिले जो हैं उनसे राज्यों से अनुमति, निश्चित तिथि घोषित करनी पड़ेगी, औपचारिक रूप से पारित करवाना होगा और साधारण बहुमत से पारित करवाना होगा। अब यह होता है अनुच्छेद 3। इसके बाद में अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुसूची कौन सी, 2 व 3, कौन कौन सी याद रखनी है दोस्तों, 2 व 3 अनुसूची, 2 व 3
अनुसूची, सॉरी दोस्तों यहां पर पूरा लिख देता हूं मैं, अनुसूची 2 व 3 में किए गए परिवर्तन, 3 में किए गए परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। यानी अनुसूची 2 व 3 में जो किए गए परिवर्तन हैं वो क्या नहीं माने जाएंगे? संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, यानी उनको संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो जो भी तो अनुसूची 2 व 3 में जो कौन सी थी सच्ची अनुसूची 2? संवैधानिक पदों का वेतन, और तीसरी संवैधानिक पदों की शपथ। वेतन कभी भी बढ़ाया जा सकता है, तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि उसका संविधान संशोधन किया जाएगा। और 3 शपथ किसी भी प्रारूप में दिया लाई जा सकती है, तो वो भी संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये था आपका भाग फर्स्ट। अब चलते हैं अपन भाग सेकंड। भाग सेकंड के अंतर्गत दे रखा है दोस्तों नागरिकता संबंधित कानून। और नागरिकता संबंधित जो कानून है दोस्तों, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाता है, और शायद आपके पटवारी और इनके अंतर्गत आपके पटवारी आरएस या कांस्टेबल इन एग्जाम के अंतर्गत है भी नहीं है। नागरिकता संबंधित जो भाग 2 है, भाग 2 से संबंधित है ही नहीं आपका, यानी नागरिकता आपसे एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाती। तो अब भाग कौन सा पढ़ते हैं अपन? तो भाग अगला डाल दीजिए, भाग 3। भाग 1 के बाद में भाग अपन 3। इसका विषय मौलिक अधिकार। याद क्या रखना है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार, और इसके बारे में मैंने बताया था आपको, कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक, ये आपको याद रखना। यानी 12 से लगाकर 35 तक जो हैं आपके मौलिक अधिकार हैं। अधिकारों के बारे में बात कर रखी है। तो पहले 2 अधिकार, मौलिक अधिकार आपको ऐसे पढ़ने। मौलिक व्यक्ति के मूल अधिकार जो हैं वो तो हैं, कितने हैं आपके मूल अधिकार? कितने दे रखे हैं दोस्तों आपको? 7। मूल अधिकार जो है 7 है, लेकिन मौलिक अधिकार के बारे में यानी अनुच्छेद कहां से कहां तक? 12 से 35 तक। तो अपन पहले 2 अनुच्छेद 12 और 13 पढ़ लेते हैं, और उसके बाद में आपके जो अनुच्छेद है कौन कौन से, वही 14 से लगाकर 35 तक वो सारे अपन पढ़ेंगे। लेकिन उसके अंदर 14 से 32 तक अपने मूल अधिकार हैं, तो वो अपन पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे अनुच्छेद 12। इसके अंतर्गत डाल दीजिए अनुच्छेद 12। और अनुच्छेद 12 का विषय क्या है दोस्तों? तो यहां पर याद रखना, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या दे रखा है? और यहां पर जो राज्य की परिभाषा दे रखी है, वो राज्य की परिभाषा कैसे दे रखी है? तो यहां पर राज्य के बारे में कहा गया है कि आपके जो भी पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य, प्रधानमंत्री, ये सब जो मिलकर बनेंगे वो ही क्या होगा? राज्य होगा। तो याद क्या रखना है आपको? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य और भी सार्वजनिक पदाधिकारी और इसके अलावा सार्वजनिक भवन आदि क्या होंगे? आदि राज्य होंगे।
दोस्तों यहां पर आप सोच रहे होंगे राज्य, राज्य क्यों, अपन तो भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो राज्य क्यों आ रहा है? तो दोस्तों कहीं पर भी संविधान के अंतर्गत राष्ट्र शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी राज्य है, भारत जो है एक राज्य है, तो राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि राष्ट्र शब्द का। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है संविधान के अंतर्गत भारत के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया है या राज्य का शब्द का प्रयोग किया गया है? याद रखना, राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अपना ध्यान हमेशा जाता है राष्ट्र की तरफ, तो राष्ट्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यह आप लोग याद रखिएगा। तो यह था आपका इसके बारे में। यहां पर एक केस हुआ था, उसके अंतर्गत था गुड़गांव ग्रामीण केस, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत गुड़गांव ग्रामीण केस। इसके अंदर कहा गया कि जहां कहीं पर भी राज्य की 1% भागीदारी, कितनी? 1% भागीदारी किसकी? राज्य की। 1% भागीदारी अगर राज्य की कहीं पर भी होगी तो वो क्या कहलाएगा? वो भारत कहलाएगा। जहां पर भी राज्य कहलाएगा वो राज्य की परिभाषा होगी। तो ये था आपका अनुच्छेद 12। अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 13। और अनुच्छेद 13 का जो विषय है वो दोस्तों क्या है? अनुच्छेद 13 का विषय यहां पर मौलिक अधिकार अक्षुण्य है। मौलिक अधिकार अक्षुण्य हैं, यानी यहां पर मौलिक अधिकार क्या हो गए? अक्षुण्य हो गए। यानी मौलिक अधिकारों से कोई कार्य नहीं बनता है। यहां पर मौलिक अधिकारों को यहां पर रोक दिया गया है, इनको अक्षुण्य कर दिया गया है। अब इसके अंतर्गत अपन समझेंगे कैसे सर कि अक्षुण्य का मतलब क्या होता है। तो इसके कुछ उपभाग हैं। अक्षुण्य कैसे, उपभाग कैसे सर? तो उपभागों के अंतर्गत क्या था? अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13(2), 13(3), इसके अंतर्गत अलग अलग भागों में बांटा गया, उपभागों में बांटा गया, जिसके अंतर्गत दे रखा है कि किसी व्यक्ति को कोई भी मौलिक अधिकार हो मिला हुआ है, उनका जब भी कोई हनन होगा तो वो क्या कर सकता है, उसके लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, संविधान से वो किस प्रकार से मांग कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो क्या क्या कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहला ध्यान रखना यहां पर अलग अलग उपभागों में बांटा गया है, लेकिन आपको इन चीजों के बारे में इतना जानने की जरूरत नहीं है। यहां पर इतना आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों कि यहां पर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि मौलिक अधिकार अक्षुण्य किस अनुच्छेद के तहत है। तो याद रखना अनुच्छेद 13 के तहत है। ये आप दोस्तों याद रखिएगा। अब चलते हैं अपन आगे मौलिक अधिकारों से संबंधित जो अपने भाग हैं उनके बारे में, यानी मौलिक अधिकार। अब पढ़ेंगे अपने, ये मौलिक अधिकार थे, अब थे अपने मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत मूल संविधान में व्यक्ति को जो प्राप्त अधिकार हैं वो कितने हैं, वर्तमान संविधान में कितने हैं, ये चीज तो डाल दीजिए हेडिंग मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, इसी मौलिक अधिकार से अभी आपका नया एक क्वेश्चन आया था पीटीईटी के अंदर, एग्जाम के अंदर एक नया क्वेश्चन था आपका, उसके अंतर्गत था अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के तहत है। इन्हीं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत था और उसके अंदर दे रखे थे ऑप्शन के अंदर, तो अनुच्छेद 17 जो था वो आपका वहां पर राइट आंसर था, जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत के बारे में अभी हाल ही में जो पीटीईटी का एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत यह प्रश्न दिया हुआ था। तो यहां पर याद रखना मौलिक अधिकार, इनको दो भागों में बांटो। मौलिक अधिकारों भागों में मतलब मैं बता रहा हूं आपको कि मूल संविधान में क्या है और वर्तमान में क्या है, ये याद रखना। मूल संविधान और यहां पर वर्तमान। जो आपका मूल संविधान है उस मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो मूल संविधान में है वो कितने हैं? 7। तो वर्तमान में क्या है? वर्तमान में आपके 6 अधिकार है। क्यों? 7 थे तो 6 क्यों रह गए? एक अधिकार यहां पर हटा दिया गया और वो था आपका
संपत्ति का अधिकार, यानी पहले क्या था, मूल अधिकार में आप कितनी भी संपत्ति रख सकते थे, उसका आपको कोई पूछा नहीं जाता था। लेकिन अब जैसे ही आपका संपत्ति, यानी आप संपत्ति नहीं रख सकते हो ज्यादा, संपत्ति जैसे ही रखी आपने टैक्स देना पड़ेगा, सबसे पहले सरकार को टैक्स जमा करवाना पड़ेगा, तो वो वहां पर यह बात आ जाती है। यानी यहां से कौन सा अधिकार हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार। नोट लगा के लिख लीजिए दोस्तों, संपत्ति का अधिकार को 44वें कौन से संविधान संशोधन, 44वें संविधान, 44वें संविधान संशोधन हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया। उस जब हटाया गया उस समय यहां पर प्रधानमंत्री अगर पूछ लिया जाता है, और कभी पूछ लिया जाता है 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये याद रखना दोस्तों 1978 के अंतर्गत। और यहां पर प्रधानमंत्री जो थे आपके कौन थे उस समय, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में आपके संपत्ति का जो अधिकार था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे क्या कर दिया गया, यहां से हटा दिया गया। यानी 7वां जो आपका अधिकार था उसको यहां से हटा दिया गया। तो अभी वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, मौलिक अधिकार आपके 6 मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में व्यक्तियों को प्राप्त हैं। उन 6 ही मौलिक अधिकारों के बारे में अपन जानकारी लेंगे। उससे पहले आज जो पढ़ा अपन ने वो देख लेते हैं एक बार। भाग 5 संघ व उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। इसमें अनुच्छेद 1 को भारत अर्थात इंडिया को राज्यों का संघ बताया गया है। यहां पर भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, यूनियन शब्द का, फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि फेडरल क्या है, एक समझौते का परिणाम है। और इसके साथ में यहां आने के लिए कहा जाता है यहां आने के दरवाजे खुले हैं लेकिन जाने के दरवाजे बंद हैं। ये यहां के लिए बात हो गई। इसके बाद में अनुच्छेद 2 नए राज्यों का सम्मिलन, यानी नए राज्यों का सम्मिलन कैसे किया जाएगा उसके बारे में कुछ प्रक्रिया है, उन प्रक्रिया के तहत। और फिर आता है अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, वो भी यही प्रक्रिया आपकी, राष्ट्रपति से पूर्वानुमति, प्रभावित होने वाले राज्यों से अनुमति, निश्चित तिथि, औपचारिक रूप से पारित करवाना होगा साधारण बहुमत से। इसके अलावा अनुच्छेद 4 अनुसूची 2 व 3 में किए गए परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। यह था आपका अनुच्छेद 4। इसके बाद में पढ़ा था अपने भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, यानी राज्य की जो परिभाषा होगी उसके बारे में दे रखा है। और यहां पर अगला राज्य की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य, सार्वजनिक पदाधिकारी, सार्वजनिक भवन आदि राज्य होंगे। ये सब मिलकर ही क्या बनेंगे, आपके राज्य बनेंगे। अगला यहीं पर एक केस आया, गुड़गांव ग्रामीण केस, और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जहां कहीं पर भी राज्य की यानी भारत की 1% भागीदारी होगी वो क्या कहलाएगा, राज्य कहलाएगा। तो ये था आपका अनुच्छेद 12। अगला अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार, यहां पर क्या बता दिए गए हैं 13 के अंतर्गत, अक्षुण्य, यानी अक्षुण्य है मौलिक अधिकार। उनके अंतर्गत मौलिक अधिकारों से कोई ज्यादा कुछ कार्य नहीं रहा है, यानी मौलिक अधिकारों को व्यक्ति को जो दे रखे हैं उनका जहां पर उनका वर्क होगा वही कार्य वो करेंगे। इसके बाद में मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, तो ये याद रखना आपको 14 से 32, अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक जो हैं वो मौलिक अधिकार हैं। और मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितने हैं, 7, वर्तमान संविधान में 6। कौन सा अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे। तो दोस्तों ये था आज अपना संविधान से संबंधित यानी मौलिक अधिकार या अनुच्छेदों से भागों के बारे में अपन ने अध्ययन किया। तो ये था दोस्तों आज की क्लास। आपको कैसी लगी दोस्तों, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।